निर्मला जी इंदिरानगर नामक स्थान पर रहती थीं। हालांकि उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, उनके पास उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी और एक दिन अचानक उन्हें उस संपत्ति को बेचकर 100 करोड़ की अच्छी कीमत मिल गई और वे करोड़पति बन गए। जो पहले सबसे मिलनसार थीं और जो था उसी में खुश रहती थी, वही निर्मला जी अब पैसा मिलने पर घमंडी हो गई और हर चीज में दिखावा करने लगी। एक दिन उनके पति यशोधर बाहर जा रहे थे तो उन्हें पुकारने लगे, अरे निर्मला, निर्मला। अब पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं निर्मला नहीं रही, मुझे निम्मी करके मेरे निकनेम से बुलाओ। तुम मुझे अभी तक पुराने तरीके से क्यों बुला रहे हो? मुझे मेरे शॉर्ट एंड स्वीट नाम से पुकारो, प्यार से बोलो, निम्मी। तभी उनकी नौकरानी एक ट्रे में कॉफी लेकर आई। मैडम, आपके लिए कॉफी लाई हूँ। उसने कप आगे बढ़ाया तो निर्मला जी ने कुछ इस तरह डांटा, ये क्या है लक्ष्मी, कितनी बार कहूँ तुझसे, ऐसे सस्ते प्यालों में मुझे कॉफी मत दिया कर। मेरा बेटा जर्मनी से एंटीक कप लाया है और उस कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर जो मेरे पति सिंगापुर से लाए थे। जा और मुझे उन कॉफी उन प्यालों में लाकर दे। अरे पता नहीं ये नौकरानियां अमीर घरों में काम करने के बाद भी अपनी घटिया मानसिकता क्यों दिखाती हैं। हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं बात को समझती क्यों नहीं है। तभी उसका पति बोल पड़ा, ये क्या है निर्मला, सिर्फ कॉफी के कप के लिए इतना नाटक, हद है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा प्याला है, टेस्टी होना चाहिए, बस काफी है। इसमें गलत क्या है जी, हमारे पास जो है हम उसका प्रदर्शन करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे कि हमारे पास क्या है। जब उसने अपने पति से ऐसे कहा, इस घमंड के चलते गिर पड़ोगी, वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। कुछ दिन हुए वो अपने बालों को डाई करने के लिए पार्लर जाने लगी थी और अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश कर रही थी। साथ ही महंगे से महंगी लिपस्टिक लगा और गहने पहन रही थी। जब सब कुछ ऐसे चल रहा था, एक दिन अचानक निम्मी जी बेहोश हो गई क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। तब नौकरानी ने डॉक्टर को बुलाया और यशोधर को सूचना दी। डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की। मेरी पत्नी को क्या हो गया डॉक्टर, वो अचानक कैसे बेहोश हो गई? उसकी तबीयत तो ठीक है। होंगी नहीं, अगर उनका शुगर लेवल इतना बढ़ जाएगा, लगता है फिर से मिठाई खा रही हैं। डॉक्टर ने उल्टा यशोधर जी को ही डांट लगा दी, इंजेक्शन दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद में वो सामान्य हुई और अपनी आंखें खोली और जब उसे कुछ ठीक लगा तो यशोधर जी उन पर उबल पड़े। क्या तुम्हें कोई समझ है? जब तुम्हें डायबिटीज है तो मिठाई क्यों खा रही थी? यशोधर जी के इस तरह गुस्सा होने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और अरे कल मैं किटी पार्टी में गई थी ना, जहाँ मिठाइयाँ बड़ी क्लासी थी, और अगर मैं सबका खाने में साथ नहीं देती तो सब यही सोचती कि मैं शुगर की मरीज हूँ, फिट नहीं हूँ। और आजकल तो फिट और फैशनेबल एक ही माने जाते हैं, इसीलिए खानी पड़ी। अब अब्बा, तुम्हारे इस दिखावे और ड्रामे से मैं आतंकित हूँ। क्या कोई अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इस तरह ड्रामा करेगा? वो बड़बड़ाए और वहां से चले गए। इस तरह हर दूसरे दिन निम्मी जी और उनके पति में निर्मला जी के स्टाइल और दिखावे को लेकर झगड़ा या बहस होती रहती। जब ऐसे ही चल रहा था, यशोधर ने अपने इकलौते बेटे सूरज की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रेखा से करवा दी। जब नई नवेली दुल्हन ने उनके घर में कदम रखा तो निर्मला ने उससे कहा, बात सुनो रेखा, हालांकि तुम हमारे स्टेटस की नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता और मेरे पति सहमत थे और क्योंकि हम उनके रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, हम तुमको बहू बनाकर ले आए। लेकिन अब कम से कम ढंग की साड़ी पहनो, ऐसी मामूली साड़ी पहनकर मत घूमना घर में। हमारी बहू को कैसे रहना चाहिए? उसे घर में भी ऐसी साड़ी पहननी चाहिए जिसकी कीमत 50,000 से कम ना हो, याद रखो। इस तरह निम्मी जी ने अपनी बहू के सामने अपना घमंड दिखाया। अब तो सबके साथ बहू भी सास के दिखावे से परेशान हो रही थी, लेकिन बहू होने के कारण वो उससे कुछ कह नहीं पाती थी। मन ही मन उसे बहुत बुरा महसूस होता था। एक दिन निर्मला जी बोर हो रही थी तो अपनी बहू से कहने लगी, अरे रेखा, हाल ही में मेरा बेटा एक इम्पोर्टेड बाइक लाया है, चलो हम दोनों उस पर बैठकर घूमने के लिए चलते हैं, चलो ना। वो सास की बात पर ना नहीं कह सकी और जब सास ने बाइक स्टार्ट की तो वो चुपचाप जाकर पीछे बैठ गई। तब सास बाइक चलाते हुए कहने लगी, अरे रेखा, ये इम्पोर्टेड बाइक्स में भी ब्रेक लगाना पड़ता है या ऑटोमेटिक चल जाती हैं? हाँ। निर्मला जी के ऐसे कहने पर रेखा चौंक गई और घबरा गई। उलझन में पड़कर बोली,
ये क्या सासू माँ, इसका मतलब है आपको बाइक चलानी आती नहीं? नहीं, मैं तो एक आम स्कूटर भी चलाना नहीं जानती बहू, लेकिन ये इम्पोर्टेड बाइक है ना, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। ओह, मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ ले जाएंगी। मैंने पहले कभी किसी गाड़ी को नहीं चलाया है, इस इम्पोर्टेड बाइक को कैसे चलाना है कैसे बताऊं? शायद वो बटन दबाए ये बंद हो जाए। उसके कहने पर निर्मला जी ने स्विच दबाया तो गाड़ी और तेज रफ्तार से दौड़ने लगी और पीछे बैठी बहू हवा में लटक गई। सासू माँ, लगता है ये स्पीड का बटन था, आप उसे फिर से दबाओ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। अरे मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, इतनी स्पीड से तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ये बटन तब क्यों नहीं रहा? वो घबरा गई और एक पेड़ से टकरा गई। बस दोनों सास बहू अस्पताल में अपने फ्रैक्चर्ड हाथ पैरों के साथ एडमिट थीं। तभी सास ने नर्स से पूछा, देखो नर्स, तुमने जो पट्टी लगाई है वो महंगी वाली है ना, सस्ती तो नहीं लगा दी तुमने मुझे? इससे बहू के गुस्से की सीमा नहीं रही। सासू माँ, वो जोर से सास पर चीखी। इस तरह सास के दिखावे ने दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। गंगावर नाम के गांव में रहने वाली जानकी और उमा सास बहू थी। जानकी का बेटा प्रताप ऑटो चलाया करता था। दूसरी ओर जानकी और उमा एक होटल चला रही थीं और अपना जीवन भली भांति गुजार रही थीं। एक दिन प्रताप ने अपनी माँ से आकर कुछ यूं कहा, माँ, अब जबकि पिताजी शहर में काम कर रहे हैं और हमें पैसे भी भेज रहे हैं और हमें इस ऑटो से भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों बाहर जाकर काम करो। अच्छा होगा कि अब तुम लोग इस होटल को बंद कर दो। जानकी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। क्यों बेटा, तेरा क्या इरादा है? तू सोचता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए और खुद पैसा नहीं कमाना चाहिए? तुम लोग जो पैसे फेंक कर दो उसी में संतुष्ट हो जाएं? नहीं माँ, मेरा कहने का ये मतलब थोड़े ही था। तब उमा ने सास को रोकते हुए अपने पति को इस तरह चेतावनी दी। आप एक मिनट रुकिए सासू माँ, मैं बात करती हूँ इनसे। सुनो जी, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है क्या? आप भूल गए कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ क्या किया? उनकी वजह से हम कर्ज में डूबे हुए हैं और क्योंकि हम चारों कड़ी मेहनत करके कमा रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे कर्ज की कुछ राशि दे पाए हैं। ऐसे में अगर सिर्फ आप और पिताजी काम करोगे तो हम कर्ज कैसे चुका सकेंगे? जरा सोचो, हम कब तक रोज कमाकर रोज खाएंगे? क्या हम अच्छे से कमाकर जीवन में प्रगति करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्या? सास और बहू दोनों ने प्रताप को एहसास करा दिया कि वो मूर्खता की बात कर रहा है। उसके बाद प्रताप ने फिर कभी इन दोनों महिलाओं के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई। सबकी कमाई करने के बावजूद भले ही वे बहुत अमीरी में नहीं जी रहे थे, लेकिन वे संतुष्ट थे और खुश भी। ऐसे में जानकी ने एक दिन अपने बेटे से कहा, रे प्रताप, क्या हम एक बार अपनी कुलदेवी के मंदिर चले? मैं वहाँ कब से जाना चाहती हूँ रे, दिन गुजरते ही जा रहे हैं बस। ठीक है माँ, चलेंगे। अब तो मेरे पास नया ऑटो है, तुम्हें एक शुभ दिन देख लो और खाने पीने का सामान रेडी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग कुलदेवी के मंदिर। तब उमा ने कहा, सासू माँ, खाना पकाने और ले जाने की बजाय हम कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स और गिलास रख लेंगे। हम वहाँ किसी होटल से खाना लेकर खा सकते हैं। वैसे भी अब तो हमारे पास एक नया ऑटो है ना। ठीक है, तो प्रताप इस एक सप्ताह में और अधिक समय काम करके कुछ और पैसा बचाएंगे और जो पैसा बचाएंगे उसे हम अपने खाने पीने के लिए खर्च करेंगे। खाना बनाने से छुट्टी मिलेगी। तो सास बहू ने पहले की तुलना में अधिक घंटों के लिए काम करना शुरू कर दिया। प्रताप ने भी ज्यादा सवारियां बिठाई और देर रात तक काम किया। फिर एक अच्छा दिन देखकर वे मंदिर के लिए रवाना हुए। जाकर प्रार्थना की और वहां से लौटते समय जब उन्हें भूख लगी तो वे एक फूड ट्रक के पास रुके और खाना खाया। जब वे घर के लिए निकलने लगे तो तेज आंधी चलनी शुरू हो गई और फिर तेज बारिश भी होने लगी। उन्होंने सोचा कि इस मौसम में आगे बढ़ना समझदारी नहीं होगी और वहां रुक गए। प्रताप मौसम ठीक होने तक यहीं रुकेंगे, क्या पता
इस मौसम में आगे की सड़क कैसी होगी। हाँ सासू माँ, आप ठीक कह रही हो। ठीक है, तो ऑटो को सड़क के किनारे खड़ा कर लो। उन्होंने यही सोचा और ऑटो में ही खाना बनाकर खाया और 2 दिनों तक वहीं रुके रहे। फिर तीसरे दिन जब बारिश थम गई तो प्रताप ऑटो अपने गांव ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा तो उनका घर और होटल तो बाढ़ में बह गए थे। बाद में उन्हें पता चला कि कई लोग भी उस बाढ़ में बह गए। उन्हें अपनी गांव की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। उमा इतनी मेहनत से बनाए होटल और घर को उजड़ा हुआ देखकर बोली, ऐसा क्यों हुआ सासू माँ? हम पहले से ही परेशानियों से घिरे हैं और अब हमारा घर और होटल भी नहीं रहा। अब हम कैसे जिएंगे? ये सब देखकर प्रताप को उनकी कुलदेवी पर क्रोध आ गया, जिनकी पूजा करके वो लौटे थे। देखो माँ, तुम हमें कुलदेवी के पास ले गई। अब देखो तुम्हारी देवी ने हमारे साथ ये क्या किया। अब देखना, मैं कभी कुलदेवी की पूजा नहीं करने वाला। हाँ नहीं तो। चुप रहे प्रताप, ये सब कुलदेवी ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि हमें खतरे से दूर रखा। भले ही हमने अपना घर और होटल खो दिया हो, अपना जीवन तो नहीं खोया। कई लोगों की तो जान भी चली गई, लेकिन कुलदेवी ने हमें सही सलामत रखा और हमारा ऑटो भी बच गया। हमने जो खोया उसके लिए हमें ईश्वर को दोष नहीं देना है। तो माँ ने प्रताप को सही सीख दी। प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपने ऑटो को एक घर के रूप में बदल लिया और साथ ही उसे होटल के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। इस तरह वो अपने उस ऑटो में जगह जगह यानी गांव-गांव घूमते और लोगों को खाना देते और उनसे पैसे लेते। इस तरह उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। कुछ दिनों के बाद उमा ने अपनी सास से यूं कहा, सासू माँ, आपने जो कहा था वो सत्य था, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ थे। हम बाढ़ से बच गए और रास्ते में हमने एक फूड ट्रक देखा और हमें आगे कैसे जिएंगे उसका आइडिया मिला और अब भी हम कमा रहे हैं। जब करोड़ों रुपए मिले तभी ईश्वर हमारे साथ है, ऐसा सोचना गलत है। छोटी छोटी चीजों में हम सहज हों तो ये दर्शाता है कि भगवान का हम पर आशीर्वाद है। तो अब से हम इसी ऑटो को अपना घर और अपना मोबाइल फूड ऑटो समझकर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह उनका वो व्यापार उनके ऑटो की मदद से आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे करके वे अपनी उस बुरी स्थिति से बाहर भी निकल आए और खुश रहने लगे।